हाँ देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वन का तो हो गया तुम्हारे पास, मतलब वन का आ जाएगा तुम्हारे पास थीटा, और साइन टू थीटा पॉइंट टू इसका आ गया, तो ये हो गया है -π/2 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक। ठीक है, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया तुम्हारे पास के, तुम्हारे पास लेमडा नॉट, लेमडा को हम लोगों ने एक मिनट को लेमडा इज टू लेमडा नॉट कॉस थीटा पुट करना है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा का ये लेमडा का, यहाँ पे हमको लेमडा नॉट पुट करना है, लेमडा नॉट, लेमडा इज इक्वल्स टू है लेमडा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लेमडा का लेमडा नॉट कॉस थीटा पुट कर दिया था। ये है लेमडा नॉट, ये है लेमडा नॉट, ये है लेमडा नॉट। ठीक, अच्छा आगे देखिए जरा, 2 से 2 हो गया है कैंसिल, तो ये हो गया है के लेमडा नॉट अपॉन आर। ठीक, ये हो गया है π/2 प्लस 1/2 साइन तुम्हारे पास 2 इंटू π/2। ठीक, और ये हो गया है माइनस माइनस ऑफ दी π/2 प्लस 1/2 साइन तुम्हारे पास कितना, साइन तुम्हारे पास कितना याद आएगा, इधर नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया है तुम्हारे पास 1/2 इंटू साइन कितना, 2 इंटू माइनस ऑफ दी π/2। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये हो गया के लेमडा नॉट बाय आर। ठीक है, ये हो गया है 1/2 प्लस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये काम ही खत्म हो गया इसका। ठीक, माइनस माइनस ऑफ दी π/2। ठीक है, साइन माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो भी होती है 0, ये भी हो गया तुम्हारे पास 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास π/2 और ये हो गया π/2, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये आ गया के लेमडा नॉट अपॉन 2 इंटू π/2 प्लस π/2 पाई। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा नॉट इंटू पाई अपॉन तुम्हारे पास ये आर। ठीक, आर और ये आर, तो ये हो गया तुम्हारे पास पाई से पाई कैंसिल, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये कब आएगा, ये एडवांस में आएगा भैया सब दोस्तों, आप सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें आपकी एडवांस में आएंगी, आपकी मेंस में भी आ सकती हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये मेंस में नहीं आएंगी, आ सकती हैं, बट मुद्दा ये है कि ये एडवांस में आएंगी। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया, इस तरीके से आपने निकाला। अब इसमें कैसा भी सवाल आता है, जैसे मान लो यहाँ लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस थीटा आया था, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना है, मान लो ये लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट साइन थीटा आ जाता है ना, तो कैसा बनता, कुछ नहीं, हम उठा करके साइन का ग्राफ बना देते, उस हिसाब से प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा या कॉस थीटा को गिवन है, तो आप किस तरीके का चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ आई? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? देखो इंटीग्रेशन तो बहुत हैवी लगेगा, जो बात साफ है ना, मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, उससे बाहर का इंटीग्रेशन नहीं लग जाएगा, लेकिन लगेगा तो जरूर। ठीक है, 12 में जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको प्रॉपर्टीज पता है, जो भी आने वाले हैं उनको प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो इतना तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि आपका काम चल जाएगा, काम चला हुआ तो आपका सवाल निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो चलो फिर आगे की स्टार्ट करते हैं, आगे कहानी। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे समझानी है, वो समझानी है द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल पहले। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल समझाए चीजें होंगी नहीं, तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक सॉलिड एंगल का टॉपिक पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये सॉलिड एंगल एग्जैक्टली होता क्या। ठीक है, ये सॉलिड एंगल एग्जैक्टली क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक, जैसे थीटा पढ़ते हो ना, उसी तरीके से सॉलिड एंगल होता है, क्लास 11 में पढ़ाए भी थे। क्लास 11th में जब आपने डायमेंशनल एनालिसिस वाला पढ़ा था, तो वहां पे सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो देखिए जरा क्या होता है। इसने कहा कि ठीक है भाई साहब देखें, तो इसने कहा कि देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये ऐसे, हाँ ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास जो है एक क्या है, एक तुम्हारे पास स्पेयर है। अब इस स्पेयर में हम लोग क्या किए, एक सॉफ्टी निकाल लिए। ठीक है ना,
एक सॉफ्टी निकाल ली तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ऐसे आएगा, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर तुम्हारे पास ऐसे आएगा, ठीक, और इसको तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे और इसको तुम्हारे पास ऐसे यहाँ बना देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये है तुम्हारे पास डी ए एरिया, बस समझ, ठीक है। और ये जो एंगल तुम्हारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे आया है इस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड एंगल वो पर्टिकुलर एंगल होता है जो किसी स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे सबटेंड किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, हमने कहा ठीक है। सो डी डब्ल्यू जो है वो तुम्हारे पास एक सॉलिड एंगल है और इसको डिफाइन किया जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, हमने कहा ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई स्फीयर है, पूरा का पूरा हमने स्फीयर ले लिया। अब मैंने अगर पूरा स्फीयर ले लिया तो मैं पूरा एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कहा कि कंप्लीट एरिया चाहिए होगा मेरे को, इसने कहा कंप्लीट एरिया चाहिए होगा, तो कंप्लीट एरिया में जो सरफेस एरिया आता है इसका मतलब इंटीग्रेशन और डी ए जब मारेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 पाई r² लिख देंगे, यही तो करेंगे। तो इसने कहा हाँ, तो इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन r²। तो ये हो गया है डब्ल्यू, ये हो गया r² और ये हो गया है 4 पाई r²। r² कैंसिल हो गया और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई आ गई। तो ये पर्टिकुलर एंगल हो गया क्या, सॉलिड एंगल। आई बात समझ में, ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो गया, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वो पर्टिकुलर एंगल है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्क्वायर के सेंटर पे सबटेंड किया जाता है पूरे फुटबॉल के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इन्होंने कहा ठीक है भाई, अब ये तो सर सही है कि यार ये सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हम क्या करें। तो इसने कहा कि पहले तो मैंने आपको जो बताया वो तुम्हारे पास स्क्वायर के लिए बताया, ठीक है, ये तो क्लास 11 में बता चुके हैं, कोई नई चीज नहीं बताई। अब मैं आपको एक और के लिए बताऊंगा, वो है डिस्क, ठीक है। अब मैं आपको डिस्क के लिए बताऊंगा। इसने कहा ठीक है भाई, डिस्क के लिए बताओगे, बताओ आप, ठीक। अब इन्होंने कहा कि अब मैं आपको जब डिस्क के लिए बताऊंगा तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि कैसे निकालेंगे। इसने कहा ऐसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है बहुत, ऐसे लेंगे डिस्क लेंगे, ठीक है, और इस डिस्क के अंदर जो है एक तुम्हारे पास ये पार्ट ले लेते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और इसी डिस्क का एक पार्ट और ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे, ये, हाँ, सही, ठीक है। अब ये डिस्क है, अब मैंने को जानना है कि ये पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा सॉलिड एंगल कितना आएगा। आपको डिस्क के द्वारा कैसे आएगा, ऐसे समझो ना, मैंने फुटबॉल ली और फुटबॉल के अंदर कहीं एक डिस्क फंसा दी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डिस्क ने कैसे, मतलब ये ऐसा कैसे होगा। इन्होंने कहा ऐसे होगा, जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यार एक फुटबॉल थी, है ना, और इस फुटबॉल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने फुटबॉल के अंदर मैंने एक जो है यहाँ पे इधर की तरफ एक डिस्क ऐसे फंसा दी, ऐसे डिस्क फंसा दी, ठीक है। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ ना, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा, इस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा, कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा एट द सेंटर ऑफ द फुटबॉल, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल होगा, यही पर्टिकुलर एंगल होगा तुम्हारे पास सॉलिड एंगल, ठीक। अब फिजिक्स में बिना डिस्क के सॉलिड एंगल निकाले आप सवाल कर नहीं पाओगे, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसा है तो। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि लेट अस कंसीडर दैट द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, ठीक है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो डिस्क है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है तुम्हारे पास कितना, उसका रेडियस है तुम्हारे पास r, ठीक। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि हम मान लेते हैं सेंटर, और ये सेंटर से तुम्हारे पास दूरी, ये तुम्हारे पास x हो गई, ठीक। फिर हमने कहा यहाँ से ये दूरी मान लो, यहाँ से ये दूरी मान लो r, और ये वाली दूरी ये जो है ये मान लो तुम्हारे पास डी आर। आप स्ट्रिप ले रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रिप तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसने कहा हम यहाँ से ये डॉटेड कर दे रहे हैं, डॉटेड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, डॉटेड का मतलब होता है पीछे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई पीछे सही है, तो हमने यहाँ पे बना दिया, मतलब कि वो वाला पार्ट जो राइट पे बना हुआ है वो पीछे की तरफ है और जो लेफ्ट पे बना है वो आगे की तरफ है, बात समझना, ठीक है। इसने कहा कि निकालने का क्या है, इसने कहा निकालने का है तुम्हारे को सॉलिड एंगल, ठीक है निकालो भाई सॉलिड एंगल निकालो। इसने कहा इस छोटे से
इस छोटे से तुम्हारे पास डिस्क का एक एरिया होगा और उस एरिया का एरिया वेक्टर होगा क्या, ये होगा उस एरिया का एरिया वेक्टर। हमने कहा हाँ होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो देखो जरा। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मैं यहाँ से ज्वाइन करना चाहूँगा इसको, ठीक है। मतलब आपको इसका डेरिवेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन जो रिजल्ट है तो उसको ध्यान देना है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इसका डेरिवेशन तो समझना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप नहीं समझ सकते, ठीक। तो इसने कहा ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर हमने लिया और हमने इस एंगल को माना थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। इन्होंने कहा कि ये अगर डी ए है तो फिर ये वाला वेक्टर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी ए कॉस थीटा, ओके। ये अगर डी ए है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, डी ए कॉस थीटा। बस समझना, ठीक है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि ध्यान दिया जाए कि मैं इस पर्टिकुलर एंगल को, इस पर्टिकुलर एंगल को मैं जो है अल्फा ले रहा हूँ। ध्यान देना, जो स्ट्रिप के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है तुम्हारा पॉइंट पी पे, वो तुम्हारे पास कितना है, वो तुम्हारे पास थीटा एंगल है। लेकिन पूरी डिस्क के द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया है, पूरी डिस्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है वो तुम्हारे पास सेमी सेमी अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलें तो वो तुम्हारे पास अल्फा है, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब हम आगे बढ़ गए। हमने अभी अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू तुम्हारे पास डी ए अपॉन तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने यहाँ पे निकालना शुरू करा। हमने कहा कि हम पॉइंट पी पे सबटेंड एंगल देख रहे थे। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि डी डब्ल्यू हैज टू बी रिटन एज डी ए। डी ए तब लिखते हैं जब हम पॉइंट पी सामने होता, पर पॉइंट पी तो इधर है, तो इसने डी ए कॉस थीटा को रखा, ठीक है। डी ए कॉस थीटा को रखा और तुम्हारे पास दूरी रखी। अब इसने कहा कि दूरी कितनी रखी, इसने कहा कितनी दूरी है उस स्ट्रिप से, उसने कहा कि उस स्ट्रिप से कितनी दूरी है। अच्छा, तब इसने कहा कि स्ट्रिप से कितनी दूरी है, देखते हैं भाई जरा। स्ट्रिप से दूरी है तुम्हारे पास, ये आर है ये एक्स है। तो इसने कहा कि ये वाली जो दूरी है सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिया, ठीक है। ये हो गया है रेडियस और इस रेडियस का हमने कर दिया स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या मुझे आप डीए बता पाओगे, अब आपको तो मैंने कई बार पढ़ाया है। डीए तुम्हारे पास क्या है, डीए है तुम्हारे पास एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप तो है। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को कैंची से काट दो, कैंची से काट दो और जमीन पे पूरा लंबा फैला दो। तो जरा लंबा फैला दोगे तो सरकमफेरेंस हो जाएगी लंबाई, सरकमफेरेंस हो जाएगी लंबाई, और जो डी आर है वो हो जाएगी ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2 पाई आर डी आर ही तुम्हारे पास हो जाएगा कौन, डी ए हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। और अगर बात हम कॉस थीटा की करें तो कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा अपॉन, कॉस थीटा की जगह हमने पुट करना है, तो हमने कहा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसने क्या बताया, इसने कहा 2 पाई को लेकर के बाहर निकल जाओ, x को लेकर के भी बाहर निकल जाओ, x को चलो अंदर ही रखे दो, x तुम्हारे पास r, तुम्हारे पास डी आर, और नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2। अब सवाल यहाँ पे ये उठा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे। देखो यहाँ पे हमारा जो x है और जो r है, x मेरा बेटा फिक्स है, ध्यान रखना। यहाँ पे मेरा जो x है वो फिक्स है, मैं पॉइंट p को डिस्टेंस से चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r जो है, मेरा जो स्मॉल r है वो वेरिएबल है, उससे मैं स्ट्रिप की दूरी तय करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली आप करने वाले हैं, तो इसने कहा हम एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, आर की वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो इसने कहा ठीक है भाई, आप 0 से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर लो, ठीक है भाई आ गया। तब देखिए जरा क्या क्या आएगा। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि 2 पाई तुम्हारे पास एक्स, ये तुम्हारे पास आर डी आर, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर की पावर कितना, पावर तुम्हारे पास 3/2 हो गई। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका सवाल ये आया कि आप इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे कैसे, जरा समझना, इंटीग्रेशन सीखना, जरा मैं वो सिखाता हूँ।
इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 तुम्हारे पास डी आर, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2r dr इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास टी ले ली है ना, और 2r dr इज इक्वल टू dt हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 1/2 है ना, आर डी आर की जगह डी टी, और नीचे लिखेंगे टी की पावर तुम्हारे पास कितना 3/2। ठीक है, अब ऐसे में आप यहाँ पे चाहो तो अपनी लिमिट चेंज कर लो और नहीं चाहो तो मत करना। क्यों ना करना, क्योंकि देखो तुम एक बार इंटीग्रेशन कर लिए ना, जैसे मान लो उससे इंटीग्रेशन करना हुआ तो तुम लेके गए टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ठीक है, फिर तुमने क्या लिखा 1/2 और ये आ गया होगा -1/2, तो ये हो गया है -2/1 और ये हो गया टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2। तो ये हो गया सॉल्व हो गया कि कितना, ये हो गया है -1, ये हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास √t। ओके, तो इसका मतलब -1 अपॉन √t आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन √ ऑफ तुम्हारे पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आप लिमिट नहीं चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी एक्स स्टैंडर्ड के फॉर्म में ले आओ और वापस लाके रख देना। ठीक, अब देखो हमने कहा ठीक है भाई, 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेशन लेनी थी। तो ये हो गया है 2 पाई तुम्हारे पास एक्स आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का तुम्हारे पास अंडर रूट, लेकिन माइनस में। ठीक है, और लिमिट्स कितनी 0 से लेकर के तुम्हारे पास कैपिटल आर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। माइनस ऑफ द 2 पाई एक्स, यहाँ पे आपने क्या रखा 1 अपॉन, किसकी लिमिट रखनी है, स्मॉल आर की। हम लोग इतना एक्स एक्स करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर किस पे रहे थे। ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। स्मॉल एक्स की जगह पे वैल्यू मत पुट कर देना, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, वेरिएबल कौन था। मैथमेटिक्स में ये क्लास 12 को सिखाया जा चुका है, ये एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, और अभी जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो वेरिएबल होता है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या बताया, इसने कहा सब पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर का अंडर रूट -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर स्मॉल आर की जगह 0 का स्क्वायर। ठीक, हमने पुट करा माइनस ऑफ दी 2 पाई एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारे पास कितना, ये हो गई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर का अंडर रूट है, और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 1 अपॉन तुम्हारे पास एक्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसे लिखे रहने जरा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। तो इसने जैसे कॉमन लिया 1/2 पाई एक्स अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा 1 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा होगा -1 है ना, यहाँ तो और कुछ बचे नहीं होगा। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ये दो एक्स और ये दोनों खत्म, माइनस ऑफ द 2 पाई, ये हो गया होगा, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1 माइनस ये ऊपर चला गया होगा, ये ऊपर चला गया होगा तो कितना बचा होगा, ये बचा होगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तुम कहोगे ठीक है अब क्या करें क्या, अब इसने कहा कुछ ना करो। अब अगर तुम बड़े ध्यान से देखो, अल्फा है अपने पास अल्फा, तुम कहोगे हाँ है, तो तुम कहोगे अल्फा का क्या करें बेटा, अगर कॉस अल्फा लिखना हुआ पड़ा तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन तुम्हारे पास कितना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर है ना। तो कॉस अल्फा अगर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आर स्क्वायर है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो ये हो गया कितना 2 पाई 1 माइनस तुम्हारे पास कॉस अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ठीक है एट x from center of the disk, from center of disk is given by omega is equals to 2 pi 1 minus cos alpha, ठीक, where alpha is the angle made by periphery to the center। ये होता है the concept of solid। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके की, है कि नहीं। देखो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ाए गए हैं, सिलेबस में नहीं थे तो वो नहीं आए हैं। अब जब जेईई एडवांस से सिलेबस में हैं तब तो तुम्हें फिर एक एक करके सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखना। अब ये आपको सॉलिड एंगल का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करेंगे, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का एक पार्ट करवाता हूँ, जरा आपको देखता हूँ वो क्वेश्चन अवेलेबल है इसमें कि नहीं है, देख लेता हूँ जरा मैं। हाँ, देख लूँ मैं जरा कहाँ पे है। Okay, questions। 2 पाई अंडर रूट, हाँ एक ये सवाल है। अब जरा इस सवाल को देखना जरा, ये 2017 के एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, सारा तो अभी नहीं करा रहा हूँ, एक पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड। इसने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को प्लेस किया गया है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को हमारे पास जो है प्लेस किया गया है। ठीक है, अरे यार छोटा हो गया। हाँ अब सही है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को तुम्हारे पास प्लेस किया गया है, जो कि अंदर नहीं बैठा है, जो कि कहाँ बैठा है बेटा, बाहर बैठा है। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को यहाँ पे रखा गया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसने कहा कि आप ऐसा कह सकते हो कि ये तुम्हारे पास आर दूरी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और ये ओ तुम्हारे पास सेंटर है नहीं। अब इसने कहा पहला पार्ट, पहले पार्ट की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इतना। अब सिंपल सी बात है, इसके लाइन ऐसे निकली होंगी, ऐसे निकली होंगी और ऐसे निकल के गई होंगी। कुछ लाइंस ऐसे आई होंगी, ऐसे और ऐसे निकल के गई होंगी, है ना। कुछ लाइंस तुम्हारे पास ऐसे आ गई होंगी, इधर की तरफ आ गई होंगी। कुछ लाइंस ऐसे आ गई होंगी जो ऐसे निकल गई होंगी, और कुछ लाइंस तुम्हारे पास ऐसे निकल गई होंगी। हमने कहा हाँ। तो इसने कहा कैसे जाने, फिर तो ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे सर, तो कैसे जानेंगे इसमें, इसके क्या नाम है, जो कर्व सरफेस से तुम्हारे पास कितनी एंट्री करी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाऊं, ठीक है, इसने कहा कि कैसा लॉजिक, देखो मैं दिखाता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊं, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ आपसे कि ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसको, हाँ ये मैंने एक आगे पीछे कर लूँ जरा, क्या एक हाँ, हाँ चलिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर के आऊँ इधर की तरफ ऐसे, ठीक, अगला देखना क्या बता रहा है। इसने कहा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही हैं, आपको हमको ये बताने का। तो इसने कहा ठीक है हम बता देते हैं। अब इसने कहा कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, मतलब क्या लॉजिक लगाओगे आप, कैसे ये क्वेश्चन होगा, हम कैसे इसको समझेंगे। तो इसने कहा कि देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आराम से इसको निकाल लेने वाले हैं। इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं जरा। इसने कहा एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे समझो कि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींची, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने एक लाइन खींची। ठीक, ये मैंने पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे खींची, ये मेरा सेंटर O है। ठीक, रेडियस आर तो अपने वो गिवन था ही था, हमने कहा हाँ था। तो तब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो ऐसा है, हम क्या कह सकते हैं, जो तुम्हारे पास ये एक मान लेते हैं कि हम इसके ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द भी कोई स्फीयर रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। देखो ऐसे मान लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई स्फीयर रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा जरा, ऐसे 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 ऐसे, इधर की तरफ ऐसे और ऐसे, ये मान लो कि ये कोई स्फीयर रहा होगा। अगर इस पर्टिकुलर इस फुटबॉल ने इस चार्ज क्यू को घेर लिया होता, है ना, तो तुम क्या कहते, तुम कहते कि जो हमारा टोटल फाई ई है वो 4 पाई एंगल के द्वारा सबटेंड किया जाएगा। मतलब कि मैं बैठा हूँ सेंटर पे और मुझे पता है कि एक फुटबॉल जो है वो सेंटर पे सॉलिड एंगल 4 पाई सबटेंड करता है, तो जितनी भी लाइंस निकल रही होंगी वो टोटल की टोटल
एक स्क्वायर के द्वारा निकल रही होंगी और वो स्क्वायर ने सेंटर पे 4 पाई का एंगल सबटेंड करके रखा है। हमने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने कहा कि अगर ऐसा है तो एक काम करो ना, आप सिर्फ इतना बता दो आप सिर्फ इतना बता दो कि इस पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस से कितनी निकल रही है। हमने कहा ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस से कितनी निकल रही है बता दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ये पर्टिकुलर एंगल कितना होगा। इसने कहा कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी तुम्हारे पास आर है, ये भी तुम्हारे पास आर है, और अपन लोग को निकालना है ये वाला तुम्हारे पास एंगल, ठीक है, ये एंगल अल्फा और ये भी एंगल अल्फा। हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि कॉस अल्फा होता क्या है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये अगर आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा √2r, क्योंकि ये तो 90 है, ये तो पक्का, ठीक है। तो इसने कहा कि आर अपॉन तुम्हारे पास √2r, तो ये हो गया है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसने कहा कि इस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है। तो इसने कहा कि एंगल तुम्हारे पास सबटेंडेड एट तुम्हारे पास पॉइंट एम बाय डिस्क, ठीक है, बाय तुम्हारे पास डिस्क। ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई तुम्हारे पास 1 माइनस कितना कॉस तुम्हारे पास अल्फा, तो 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन √2, ये वो सॉलिड एंगल आ गया। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल से टोटल सारी लाइंस निकल रही थी तो तुम मुझको ये बता दो कि 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन √2 से कितनी फ्लक्स लाइंस निकल रही होंगी, है कि नहीं। इसने कहा कि ठीक है हम बता दे रहे हैं। तो इसने कहा कि अगर तुम मुझको ये बता दो कि कितनी फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के द्वारा निकल रही होंगी तो बढ़िया रहेगा। तो उसने कहा कि फाई ई डैश इज इक्वल्स टू फाई ई इंटू 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन तुम्हारे पास कितना 4 पाई। हमने कहा ठीक है। तो इसका मतलब फाई ई डैश इज इक्वल्स टू फाई ई अपॉन 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा फाई ई अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन इतना फ्लक्स तुम्हारे पास निकल रहा होगा। इसने कहा ये नहीं पूछा था हमने कि आप निकल कितना रहा होगा, ये पूछा था कितना पास हो रहा होगा कर्व सरफेस से। तो इसने कहा सिंपल सी बात है, हम इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को देखेंगे जो डिस्क में आया है ना, क्योंकि यही तुम्हारे पास होगा जो कि कर्व सरफेस से एग्जैक्टली नीचे की तरफ आएगा। इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि ये तो तुम्हारे पास हो गया एग्जिट वाला, ये तो हो गया तुम्हारे पास एग्जिट फ्रॉम तुम्हारे पास कहाँ, एग्जिट फ्रॉम तुम्हारे पास प्लेन सरफेस के द्वारा एग्जिट हो गया। अब अगर मान लो एंट्री टू कर्व सरफेस होता तो फाई ई डैश की वैल्यू हो जाती माइनस ऑफ फाई ई अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन, इस तरीके से फ्लक्स आ जाता। तो जो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इन्होंने Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सर इन्होंने क्यों दे दिया, इसका क्या मतलब था। तो इन्होंने कहा कि बेटा फाई ई क्या है, फाई तो नेट फ्लक्स है। तो इसने कहा कि जो 4 पाई के द्वारा सबटेंड होगा वो तो ये वाला होगा ना इमेजिनरी फुटबॉल। तो इसने कहा कि इसके लिए कैसे निकाले, उसके लिए निकालेंगे नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे इसने पुट करा तो माइनस ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन √2, और ये हो गया तुम्हारे पास। इस तरीके से सॉलिड एंगल के थ्रू आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में, आ रहा है बेटा तुम लोग को, टफ टफ हो रहा है मामला, कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ। अभिषेक श्रुति आ रहा है, श्रुति तुमको आ रहा है समझ में, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान आसान हलवा पूड़ी है ना, है तो डिफिकल्ट टॉपिक लेकिन है, आ जाएंगे धीरे धीरे। मतलब जहां तुम प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 सवाल किसी टॉपिक पे उठाओगे, अभी मैं दूंगा, मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ उसका, ठीक है, तो मैं दूंगा तो उसमें करके देखना है ना, 2-2 सवाल लगाओगे ना तो पकड़ में आएंगे सवाल, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आएंगे बिल्कुल आएंगे, ठीक है, आसान सा है। चलो ठीक है, फिर अब इसको रिविजन करना जरा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेस्ड क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।